ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सब ठीक है, सब अच्छे हैं। ओके, टू स्टार्ट द क्लास विद एक बार हम लोग ये देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे कर रहे थे हम लोग। तो वी वर रीडिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दी, एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एज पर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिर्फ 3 होता है। एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक होता है प्रोमिसरी नोट और एक होता है चेक। इसके अलावा कुछ नहीं होता। करेक्ट। कुछ छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि ये जानने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट जितने भी है वो सब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। राइट। ओके, तो जस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, और आपको पता है हाउ टू आंसर इट। रेज योर हैंड एंड आंसर, है ना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में इन बिल ऑफ एक्सचेंज कैन द ड्रॉअर एंड द पे कैन बी द सेम पार्टी। ओके, हाँ जी पीयूष बताइए। Yes, sir. ओके ओके, आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन नाउ। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में drawer and drawee can be the same party? Can in a bill of exchange drawer and drawee can be a same party? मतलब क्या दोनों एक हो सकता है? ओके, पीयूष जवाब देंगे। नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। ओके, और कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, दे वांट टू आंसर। और भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया था। सर हाँ नसरीन, क्या आंसर है आपका? सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वाई? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मतलब मैं क्या खुद मैं ही दूंगी, खुद से ही खुद को ही पैसा। सर कैसे होगा? नहीं नहीं, खुद को पैसा देने के लिए मैंने कहाँ बोला, आप शायद गलत समझ गए। दिशा आंसर करना चाहती है। हाँ जी दिशा। सर हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पता नहीं लोग क्यों मना कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग नो। मतलब इट्स सो इजी, मतलब मैं खुद को ऑर्डर कर रहा हूँ कि मैं पैसा दूंगा किसी को, इसमें गलत क्या है? है ना वो हाँ हाँ प्रोमिसरी नोट हो गया ना वो। हाँ, मतलब Promissory. वो देखो, अगर जैसे मैंने क्या लिखा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जैसे 17 में 2021 को मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। आई ऑर्डर सालगिरधर टू पे a sum of ₹100 to Piyush after a month टाइम, फुल स्टॉप। मैंने यहाँ पे मैं ड्रॉवर था तो मैंने साइन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे साइन कर दिया। अच्छा, मैंने साइन कर दिया तो एक्सेप्टेंस का जरूरत ही नहीं क्योंकि साहिल का साइन आया, बट स्टिल मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये वैलिड है या वैलिड नहीं है? मतलब यू सेड दैट ड्रॉवर एंड ड्रॉई कैन नॉट बी सेम पर्सन, ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। हाँ, बट जो नसरीन है उसने बहुत अच्छी बात बोली कि ये तो एक तरह से फिर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, क्योंकि मैं जो पे करने वाला है वो ऑर्डर कर रहा है खुद को एक ही पे करने के लिए, या तो एक ही बात हो गया कि आप खुद प्रॉमिस करते हो पे करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा माना नहीं किया लॉ ने। हाँ, बट लॉ ने बोला इसको ना हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस बिल ऑफ एक्सचेंज। एम्बिगुअस आपको मीनिंग पता है? एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजन, मतलब दिस कैन बी रिगार्डेड एज द काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट ऑल्सो, और इसको अगर आप देखोगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है बट इट्स अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसमें कुछ इनवैलिडिटी नहीं है। आई कैन ऑर्डर माई सेल्फ टू पे सम मनी टू पीयूष, दैट्स करेक्ट। हाँ जी। ओके, कुछ डाउट यहाँ तक? तो क्या ऐसा हो सकता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैन द ड्रॉवर एंड ड्रॉई कैन बी द सेम पार्टी इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? Yes, sir. यस, बिल्कुल हो सकता है। करेक्ट। ओके, तो हाँ, मैं आपको रिवाइज करा था तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह का होता है: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये तीनों के तीनों, सॉरी, चेक को छोड़कर बाकी दोनों टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, और ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड। ये सब हमने पढ़ लिया था। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे सारे चेक के, बिल ऑफ एक्सचेंज के और प्रॉमिसरी नोट के, सब हमने पढ़ लिया था। एंडोर्समेंट पढ़ लिया था हम लोगों ने कि एंडोर्समेंट कैसे करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। ब्लैंक होता है, फुल होता है, रिस्ट्रिक्टिव होता है, sans recourse। अच्छा, who will answer sans recourse endorsement? Raise your hand and answer. What do you mean by sans recourse endorsement? हाँ जी पीयूष, सर गलती से उठ गया था। तब तो आंसर करना पड़ेगा। What do you tell me the effect of sans recourse
एंडोर्समेंट। सर वो जो उसके क्या कोई एक पार्टी बोले थे, इन क्या पार्टी था वो, उनको भी लाइबल कर देता है सर वो। इंटरमीडिएट पार्टीज भी लायबल हो जाती है नेगोशिएशन बैक के केस में, करेक्ट। हाँ सर, ऐसा ही कुछ। ऐसे ही कुछ नहीं था, ऐसे ही था, एक और इफेक्ट भी था, इट हैज अनदर इफेक्ट आल्सो। क्या? जो पार्टी होती है जो सांस कोर्स लिखती है वो कहती है कि मैं लायबल नहीं रहूंगा, बाकी लोग लायबल हो सकता है लेकिन आई विल नॉट बी लायबल। तो दैट इज आल्सो अनदर इफेक्ट ऑफ सांस कोर्स। पार्शियल भी एंडोर्समेंट थी, और एक सांस फ्रेज करके भी एंडोर्समेंट थी, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट भी थी। तो सारी एंडोर्समेंट्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने होल्डर पढ़ा। होल्डर कौन होता है? होल्डर इज अ पर्सन जिसके पास पोजेस करने का एंटाइटलमेंट है एंड पैसा रिकवर करने का राइट है, उसको होल्डर बोलते हैं। फिर मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जिसको विद कंसिडरेशन बिल मिलता है, बिफोर मेच्योरिटी बिल मिलता है, और जो ये सोच के बिल ले लेता है कि उसको ये नहीं पता होता कि जो ट्रांसफर है उसके टाइटलमेंट इफेक्ट है, उसके बात नहीं पता होती, वो गुड फेथ पे उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स के हमने प्रिविलेजेस भी पढ़ लिए थे। तो ऐसे हमने काफी कुछ पढ़ लिया, राइट। अगर मैं बुक से देखते हुए चलूँ, क्योंकि आप सबके पास बुक है, तो अगर मैं आपको बुक से देखते हुए चलूँ, तो मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया, यस वी हैव रेड इट। मोड अभी तक नहीं पढ़ा हमने, तो कोई बात नहीं, यू कैन स्किप व्हाट आई हैव नॉट टॉट यू टिल नाउ। तो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया फर्स्ट पेज पे। 118 मैंने अभी तक नहीं पढ़ा आपको। सेक्शन 4 मैंने पढ़ा दिया आपको। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट पढ़ा दिया मैंने आपको। उसके बाद प्रोमिसरी नोट पढ़ा दिया मैंने आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा दिया मैंने आपको। रिक्वायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा दिया। चेक पढ़ा दिया मैंने आपको। ये नहीं पढ़ा, 7 नहीं पढ़ा अभी तक मैंने आपको। 8 पढ़ा दिया। होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ा दिया मैंने आपको। देन आई हैव टॉट यू पेमेंट इन ड्यू कोर्स। याद है मैंने थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। व्हाट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर आपको याद भी आता है तो। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब जो पैसा देने वाला था उसने पैसा पे कर दिया, गुड फेथ पे पे कर दिया, उसको नहीं पता था कि जो लेने के लिए आया था उसमें कुछ गड़बड़ है, या जो पैसा रिसीव करने आया था उसमें, मतलब मुझे आई डिडंट हैव एनी सस्पिशियस कि उसमें कोई डाउट मुझे क्रिएट हुआ और मैंने तो पेमेंट कर दी, उसे बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, अगर आपको याद भी आता है तो मेरा एग्जांपल, नहीं आता तो सॉरी, अगर नहीं आता आपको मेरा एग्जांपल है तो मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पेई में से पैसा रिकवर करने आया, अब वो जो पेई था वो फॉर्ज करके लेकर आया था। पेई फॉर्ज था, मतलब ड्रॉई के साइन फॉर्ज नहीं थे, बट पेई के साइन फॉर्ज हो गए थे, वो लेकर आ गया। तो क्या, और ड्रॉई ने पे कर दिया, तो क्या उसे पे ड्रॉई का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा या फिर ड्रॉई अभी भी लायबल रहेगा? तो इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्सी साइन वाज फॉर्ज्ड एंड ये बात नहीं पता था, मतलब दिस वाज नॉट नोन टू ड्रॉई एंड ड्रॉई पेड द बिल, एक इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट दैट जो पैसा रिसीव करने आया है वो फॉर्जरी से लेकर आया था पैसा। तो क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा ड्रॉई, या वो लायबल रहेगा ड्रॉई? डिस्चार्ज हो जाएगा सर। डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट इज नोन एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब एक बंदे ने पे कर दिया क्योंकि उसको पे करना था, और उसको ये नहीं पता था कि जो रिसीव करने आया है उसमें कुछ डिफेक्ट है, उसका राइट में कुछ डिफेक्ट है, उसको बात नहीं पता था, तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, करेक्ट। 11 12 मैंने आपको नहीं पढ़ाया। 13 मैंने आपको पढ़ा दिया। 14 मैंने आपको पढ़ा दिया। जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे कैन बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी। जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस पे नाम लिखा होता है पे सर्टेन, तो वहां पे आपको पहले एंडोर्समेंट करना होता है, उसके बाद यू कैन नेगोशिएट इट, राइट। सेक्शन 15 मैंने आपको पढ़ा दिया, एंडोर्समेंट के सारे टाइप्स पढ़ा दिए मैंने आपको। अच्छा, क्या हमने सेक्शन में 16 पढ़ लिया? फुल एंडोर्समेंट एंड ब्लैंक एंडोर्समेंट पढ़ रहा है? कौन बताएगा जल्दी से? फुल आंसर इट, रेज योर हैंड एंड आंसर। महिमा ने, चलो शी स्टार्टेड, अनम्यूट करा उन्होंने। लेट महिमा स्पीक। हाँ जी महिमा बताइए, व्हाट इज फुल एंडोर्समेंट, व्हाट इज ब्लैंक एंडोर्समेंट? सर ब्लैंक एंडोर्समेंट में वहां पे ना मतलब एंडोर्सी का नाम नहीं होता है। एंडोर्सी का नाम नहीं होता, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है? सर वो उसका बेरर इफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट बन वो जाता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। और फुल एंडोर्समेंट मतलब? सर फुल एंडोर्समेंट में सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए होते हैं। मतलब एंडोर्सी का नाम होता है, करेक्ट। हाँ सर। और वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, राइट। यस सर। ओके, वेरी गुड महिमा, तो मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया। सेक्शन 16 हम पढ़ चुके हैं। 17 एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया, कौन आंसर करेगा? आई जस्ट टॉट यू एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जल्दी से रेज योर हैंड एंड आंसर। अभी पढ़ाया बेटा, आज ही। हाथ उठा के जवाब दो, हाथ उठा के। पीयूष के अलावा कोई और, महिमा के अलावा कोई और? अभी पढ़ाया बेटा, आई जस्ट टॉट यू द एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, रुचिका बताना चाहती है, बताइए रुचिका।
जब हम अपने आप को खुद ऑर्डर देते हैं कि मैं इतना पैसा पे करूंगा। हाँ, मतलब आप एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो जो जिसमें आप खुद को ऑर्डर करते हो कि मैं पैसा पे कर दूंगा, जिसमें ड्रॉवर और ड्रॉई सेम होते हैं। तो ये एक तरह से नेगोशिएबल ये एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज भी लगता है और एक तरह से प्रॉमिसरी नोट भी लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हमने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 17 पढ़ लिया। ओके, सेक्शन नंबर 18 बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा है सेक्शन है। देखो अब सारी इतनी सारी बेसिक बातें हमने कर ली, तो हमारे लिए आराम से पढ़ना बहुत इजी है, पढ़ना बहुत इजी है हमारे लिए। अच्छा, अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना, सेक्शन 18 क्या कहता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना जिसमें अमाउंट फिगर्स में अलग है, वर्ड्स में अलग है। मतलब मतलब जो लिखा वर्ड्स में लिखा, इन वर्ड्स जो लिखा वो अलग है और फिगर्स वाला अलग है। तो किसको मान के चलेंगे, मतलब क्या मानेंगे, कौन से वाला अमाउंट मानेंगे, वर्ड्स वाला या फिगर्स वाला? वर्ड्स वाला। तो वर्ड्स वाला। तो ये सेक्शन नंबर 18 ने बोला, इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, जो जो वर्ड्स में लिखा है उसी को ही फाइनल माना जाएगा। अब क्लियर हो गया? सेक्शन नंबर 18 बहुत इजी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सो इफ इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द अमाउंट इज रिटन डिफरेंटली इन द वर्ड्स एंड डिफरेंटली इन द फिगर्स, न्यूमेरिक फिगर्स में अलग लिखा है, अल्फाबेटिकली अलग लिखा है, तो जो वर्ड्स में लिखा है, न्यूमेरिकली लिखा है, सॉरी अल्फाबेटिकली लिखा है, उसको कंसिडर किया जाएगा, जो उसको दूसरे वाले को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो सेक्शन 18 में मैंने आपको पढ़ा दिया, हो गया। सेक्शन नंबर 19 मैंने आपको पढ़ा रखा है, इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। आपको पता है, कैन एनीवन रेज योर हैंड, कोई भी हाथ उठा के आंसर कर सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेबल ऑन डिमांड? हाँ, महिमा बताएंगी। हाँ जी महिमा, व्हाट डू यू मीन पेबल ऑन डिमांड? सर जब वहाँ पे टाइम का कोई मेंशन नहीं होता, जब आप डिमांड करते हो तभी आपको वो मिल जाएगा। करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड। वेरी करेक्ट। ओके, 19 में हमने पढ़ रखा है, चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, ये बताने का जरूरत नहीं है। और सेक्शन 20 यही पढ़ रखा है, बताओ कमाल हो गया, कितना कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। इन क्वार्टी इंस्ट्रूमेंट कौन बताएगा क्या होता है? रेज योर हैंड एंड आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय इन क्वार्टी इंस्ट्रूमेंट? और होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या प्रिविलेज आता है इस केस में? हाथ उठाओ और जवाब दो, आगे बढ़ो बेटा। महिमा ने बहुत बार जवाब दिया, कोई और दो, हाथ उठाओ जवाब दो। व्हाट इज इन क्वार्टी इंस्ट्रूमेंट एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या राइट होता है इसके अंदर, क्या प्रिविलेज है होल्डर इन ड्यू कोर्स का? जल्दी से कोई और हाथ उठाओ। पीयूष भी आंसर बहुत बार कर चुके, कोई और हाथ उठाओ बेटा, क्लास में पार्टिसिपेट करो, आंसर करो। हाँ जी दिशा, दिशा बताएंगी। सर अगर स्टैम्प के हिसाब से हमारी वैल्यू अलग आ रही है और जो हमने बिल पे वैल्यू लिखी है वो उससे ज्यादा है, तो जो स्टैम्प के हिसाब से वैल्यू होगी उसको हम लोग मानेंगे। एक बार दोबारा बताओ कि थोड़ा सा गड़बड़ है। सर अगर स्टैम्प के हम्म, हिसाब से जो हमारी वैल्यू आ रही है पेमेंट करने की, और हमने जो वैल्यू लिखी है वो उससे ज़्यादा एक्सीड कर रही है स्टैम्प वैल्यू से, तो फिर जो स्टैम्प की वैल्यू है उस उतनी मैक्सिमम पेमेंट करेंगे। ओके हाँ, ये तो ठीक बोल दिया, लेकिन इन क्वार्टी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है वो? व्हाट डू यू मीन बाय इन क्वार्टी इंस्ट्रूमेंट? यू नॉट डिफाइंड इन क्वार्टी इंस्ट्रूमेंट। सृष्टि बताएंगी, बताइए सृष्टि। सर मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है, उसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तब वो स्टैम्प वैल्यू का वैल्यू लेके पे करेगा। ओके गुड, ठीक है। इन क्वार्टी मतलब इनकम्प्लीट, और उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट है कि वो स्टैम्प वैल्यू जितना अमाउंट उससे रिकवर कर सकता है उससे बियॉन्ड नहीं कर सकता। करेक्ट हाँ, लेकिन अगर लेट सपोज करो उसमें कंसिडरेशन 8000 का था, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को और फिर आंसर करना। कंसिडरेशन 8000 का था, स्टैम्प वैल्यू 10,000 की थी, स्टैम्प देख के पता लग रहा है। जो कंसिडरेशन हुआ था बिटवीन दी, जो बिल ऑफ एक्सचेंज जब बना था तब कंसिडरेशन 8,000 का था। जब तो स्टैम्प वैल्यू, जो स्टैम्प ड्यूटी लगी हुई है 10,000 के हिसाब से लगी हुई है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ये बिल आ गया, उसको रिकवर करना है 10,000 रिकवर करना है विद कंसिडरेशन। उसने 10,000 का ही सामान खरीदा, दिया था, बेचा था, सेल किया था उसने, तो वो क्या 10,000 रिकवर कर सकता है, नहीं कर सकता? कैन यू रिकवर 10,000 और नॉट? हाँ जी पीयूष जी बताइए। सर कर सकता है सर। यस वो कर सकता है।
ओके, तो इन क्वार्टी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वाला हमने पढ़ रखा है आफ्टर साइट क्या होता है, जल्दी से कौन बताएगा? विल टेल मी कि व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर साइट? हाथ उठाओ और जवाब दो। साइन करने के बाद का डेट, साइन करने के बाद टाइम इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होता है, टाइम तब से काउंट करेंगे, दैट इज नोन एज आफ्टर साइट। और एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? हर्षा बताएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट? सर ये तब का ही होता है जब जो डेट मेंशन होती है तभी से पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तभी से पीरियड शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट, ये ऑन डिमांड हो गया। दिस इज ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट। हर्षा, सुरभि बताएंगी। हाँ सुरभि। यस सर, ये ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट। हर्षा, एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट इज एज सेम एज ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऑन डिमांड मतलब जिसमें टाइम, मतलब ड्यू, कभी भी मांग सकते हो पैसा आप, ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस में ग्रेस पीरियड मिलता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट में या फिर ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट में? टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट में आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, नहीं तो उसमें नहीं मिलता। करेक्ट। तो हमने सेक्शन 22 भी पढ़ रखा है, मैच्योरिटी या ग्रेस पीरियड किस में मिलता है। 23 भी हमने पढ़ रखा है, जिसमें डेज के हिसाब से, अच्छा अगर डेज है तो डेज काउंट कर लेंगे हम लोग। जैसे अगर मैंने आपको बोला 5 दिन के बाद, और मंथ है तो मंथ है तो पूरा मंथ का काउंट कर लेंगे, और डेज है तो डेज के हिसाब से, डेज के हिसाब से काउंट कर लेंगे। करेक्ट, ये इजी है, हमने पढ़ रखा है। यस सर। 24 हमने पढ़ रखा है, मैच्योरिटी डेट पे छुट्टी होगी तो क्या होगा, हमने पढ़ रखा है। दिस इज वेरी इजी नाउ। अच्छा आप देख सकते हो हम लोग अब आराम से पढ़ सकते हैं इसको। क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमने बेसिक पे वैसे ही बहुत ध्यान दे दिया। करेक्ट, हमने पहले ही बहुत सारी क्लासेस में बहुत ही ज्यादा बेसिक्स पढ़ लिए, तो इसलिए अब हमारे लिए पढ़ना इजी हो रहा है। आपको इजी लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इजी लग रहा है सर। इजी लग रहा है, गुड। ओके, सेक्शन 26 ये भी बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है। माइनर क्या मतलब, ऑफ कोर्स अ माइनर ऑफ कोर्स कैन नॉट, क्या माइनर मेकर बन सकता है प्रोमिसरी नोट में? कैन माइनर बी अ मेकर इन प्रोमिसरी नोट? यस सर। है, दोबारा से सुनो। कैन अ sir. माइनर बी अ प्रोमिसरी नोट, मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट? पीयूष, रुचिका, ध्यान से, यू नॉट लिसनिंग टू द क्वेश्चन। नहीं बन सकता बेटा, प्रोमिसरी नोट में मेकर का लायबिलिटी आता है पे करने का, वो कैसे बन सकता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। हाँ ध्यान से है ना, ध्यान से आंसर करना है, सुन के क्वेश्चन सुन के, ऐसे नहीं है ना, फास्टेस्ट फिंगर नहीं खेलना बेटा हम लोग को। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या ना माइनर बी आर ड्रॉइंग इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या एक नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रॉई हो जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगी, नहीं हो सकता। क्या ना माइनर बी आर पे इन अ चेक? यस, माइनर कैन बी पे इन द चेक। करेक्ट। तो 26 हम पढ़ चुके, कौन क्या कैपेसिटी है, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इट्स वेरी इजी। अच्छा एक और क्वेश्चन, माइनर वैसे तो एंडोर्स कर सकते हैं। अच्छा अगर माइनर ने क्या माइनर एंडोर्स कर सकता है किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को? कैन माइनर एंडोर्स इट? यस सर। यस हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसका लायबिलिटी नहीं होती है, मतलब क्योंकि जो ओल्डर इन ड्यू कोर्स है दैट कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज, बट उसमें वो माइनर है तो इसलिए उससे रिकवर नहीं हो पाएगा, बस ये ध्यान रखना है ना। करेक्ट। ओके, सेक्शन 27 हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ता हूँ। सेक्शन 27 इज श्योरिटी। मैं अंदर से पढ़ता हूँ इसको, क्योंकि अंदर इसका इजी वे हो जाएगा इसको पढ़ने का, बहुत इजी है ये। अच्छा, क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज में जब एक एजेंट साइन करेगा तो लायबिलिटी किसका आएगा पे करने का, एजेंट का या प्रिंसिपल का? मैं रिपीट करता हूँ, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई जो है वो एक एजेंट साइन करते हैं, तो हु विल बी लायबल, एजेंट और प्रिंसिपल, कौन लायबल रहेंगे? प्रिंसिपल। सर अगर उसने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया होगा तो प्रिंसिपल होगा, विद इन नहीं तो अथॉरिटी किया agent होगा तो प्रिंसिपल वुड बी लायबल। करेक्ट। यस सर। ओके, दिस इज वेरी गुड। आपको बहुत इजीली ये, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी रखा है तो आपको पता ही है कि एजेंट कुछ भी एक्ट करता है तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल इज लायबल, लेकिन उसको वो चीज बताना पड़ेगा, राइट? करेक्ट, उसको बताना पड़ेगा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम इन एमसीक्यू आल्सो। क्या जनरल अथॉरिटी से ये पावर आ जाएगा, मतलब साइन करने का कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, या इसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक अथॉरिटी लेनी पड़ेगी? मतलब
Can a agent get this power to make, endorse, sign every with negotiable instrument, या एक जनरल अथॉरिटी से ही ये काम कवर हो जाएगा, जनरल अथॉरिटी में कवर हो जाएगा, ये इसके लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी मिलेगा तभी ये राइट आएगा? तो लॉ में सेक्शन 27 कहता है कि एक जनरल अथॉरिटी से ये काम नहीं हो सकता, मतलब एन एजेंट कैन नॉट साइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जस्ट बाय अ जनरल अथॉरिटी मिला है उसको, नहीं, उसके लिए उसको एक अलग से स्पेसिफिक अगर कोई अथॉरिटी मिली हो, मतलब अलग से अथॉरिटी देना पड़ेगा प्रिंसिपल को, एजेंट को, कि आप मेरे बिहाफ पे साइन भी कर सकते हो, एंडोर्स भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तभी वो कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। अब वो क्लियर हुआ ना? मतलब कब एजेंट ये काम कर सकता है, कब ये काम नहीं कर सकता, किस अथॉरिटी से एजेंट ये काम कर सकता है? जनरल अथॉरिटी के अंदर ये क्या ये काम कर सकता है? कैन एन एजेंट इन अ जनरल अथॉरिटी sign, endorse and make draw a negotiable instrument? The answer is no. जनरल अथॉरिटी से नहीं कर सकता, स्पेसिफिक अथॉरिटी से कर सकता है, करेक्ट? अब क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लोग बोलते ही नहीं तुम लोग। ओके, लायबिलिटी ऑफ एजेंट साइनिंग, ये तो हमने पढ़ लिया, ऊपर ही पढ़ा है ना अभी, कि अगर उसने मेंशन कर दिया कि ही इज साइनिंग एज एन एजेंट, तो हु विल बी लायबल? एजेंट और प्रिंसिपल? एजेंट। एजेंट लायबल होगा। और अगर उसने ये मतलब जब ये ड्रॉ करा, एंडोर्स करा, जो भी करा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, अगर उसने ये नहीं बताया कि साइनिंग एज एन एजेंट, तो कौन लायबल होगा, एजेंट या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। मैं रिपीट करता हूं, तुमने सुना नहीं? अगर एजेंट ने जब बिल ड्रॉ करा, एंडोर्स करा, कुछ भी किया, उसने ये नहीं रिप्रेजेंट किया कि ही साइनिंग एज एन एजेंट, तब तो एजेंट ही लायबल होगा। तो एजेंट लायबल होगा ना, फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, क्योंकि अगर एजेंट साइन करता है किसी भी चीज को, तो उसको ये लिखना पड़ेगा कि दैट ही इज साइनिंग एज एन एजेंट। अगर उसने नहीं बताया कि साइनिंग एज एन एजेंट, तो फिर लायबिलिटी उसकी खुद की आ जाएगी, फिर प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल। आपको क्लियर हुआ ये बात? यस सर। यस सर। ओके, तो सेक्शन 28 भी हमने पढ़ लिया, इजी है। मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा थोड़ा सा आगे चल के, ताकि आपको, हाँ जी भाई, हाँ जी सर, ये जो एजेंट एंड प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप होता है, हाँ, इसमें अगर किसी को मतलब एजेंट ने कुछ मतलब नहीं बताया एंड ही एंडोर्सेस अ बिल। नहीं बताया मतलब उसको स्पेसिफिक अथॉरिटी था वो करने का, काम करने का? नहीं सर, नहीं था। तो फिर स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं, फिर तो वो कर ही नहीं सकता, और वो करता है तो प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। सर नहीं, मतलब ऐसा उसने कुछ किया एंड एक मतलब एक और पार्टी है, वो हो गई ड्यू वो बोले कोर्स में हो गई, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गई, तो फिर सर किसकी लायबिलिटी आएगी? नहीं, एजेंट लायबल है, सिंपल है। अगर इफ एन एजेंट, अगर आप अपने बियॉन्ड अथॉरिटी काम करता है, ऐसे तो लेट्स सपोज करो विदाउट योर अथॉरिटी मैंने आपके नाम पे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, तो क्या आप लोग लायबल हो जाओगे उसके लिए? ऐसे तो मैं पता नहीं कितने बना दूंगा बेटा। सर वैसे नहीं बोल रही मैं, सर मैं बोल हाँ रही हूँ कि जैसे कि हाँ, होल्डर होल्डर इन इन ड्यू ड्यू कोर्स के पास कोर्स। भी आ जाएगा, तब भी एजेंट ही लायबल होगा ना, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर द मनी फ्रॉम एजेंट, प्रिंसिपल तो तब भी नहीं कर पाएगा वो। देखो ना, जो उसने जो साइन करा, उसने पर्सनल कैपेसिटी में साइन करा, या फिर उसने अगर बताया कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे साइन करा, बट उसके पास अथॉरिटी नहीं थी करने का, करेक्ट? तो ही हाँ विल सर। नॉट, प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल, एजेंट ही लायबल होगा उसके लिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी अगर रिकवर कर सकता है अमाउंट फ्रॉम द एजेंट, करेगा, प्रिंसिपल से नहीं कर सकता वो भी। यस सर। ओके, अच्छा, सेक्शन 29 भी बहुत इजी है। अगर जिसका लायबिलिटी था पे करने का, उसका डेथ हो जाता है, तो कौन लायबल होगा उस केस में? एलआर। एलआर आपको पता है, हु इज द एलआर? एलआर इज द लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट? आगे के सेक्शंस और ज्यादा इजी हैं। ड्रॉवर की लायबिलिटी क्या होती है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में? मैं पढ़ा चुका आपको। विल आंसर दिस, रेज योर हैंड एंड आंसर। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इन केस ऑफ, पहले मतलब इन केस ऑफ, उसमें बताओ ड्रॉवर का लायबिलिटी इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्राइमरी। लायबिलिटी ऑफ प्राइमरी होती है, करेक्ट? ओके, हर्षा बताएंगी लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में लायबिलिटी प्राइमरी होती है टिल इट इज एक्सेप्टेड। टिल इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर, ड्रॉइंग। टिल इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉइंग।
प्राइमरी नहीं कब सर, तक? जब तक एक्सेप्ट नहीं होता बिल ऑफ एक्सचेंज तब तक तो हाँ प्राइमरी होगी, जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगी। हाँ करेक्ट, ठीक है ओके। और चेक में व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर? लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर चेक के केस में सर कि वो चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका लायबिलिटी क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, व्हाट इज द लायबिलिटी? प्राइमरी ही होगा। प्राइमरी होगा, क्योंकि चेक में तो उसका लायबिलिटी, ड्रॉवर का लायबिलिटी प्राइमरी होता है ना। वो तो ड्रॉई का लायबिलिटी तो सेकेंडरी और कंडीशनल होता है कि अगर उसके अकाउंट में पैसा होगा तो वो देगा, नहीं होगा पैसा तो नहीं देगा। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी कैसे हो गया जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तो? ड्रॉवर का लायबिलिटी तो हमेशा प्राइमरी रहेगा ना, क्यों? अगर जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है बिल, तब तक तो ही इज लायबल टू पे टू द पे, क्योंकि ड्रॉई तो तब लायबल होगा ना उस बिल ऑफ एक्सचेंज में जब उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ड्रॉवर ने साइन कर रखा है, मतलब ऑफ कोर्स ड्रॉवर तो साइन करेगा, नहीं तो वैलिड ही नहीं होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ड्रॉवर ने बना दिया उसको एंड इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड टिल नाउ, तो प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑफ ड्रॉवर। हाँ सर अनएक्सेप्टेड बिल तो एंडोर्स या फिर डिस्काउंट करा ही नहीं सकता, तो क्यों लायबिलिटी क्यों आएगा कैसे? व्हाई एक मिनट रुको, व्हाई आई कैन नॉट एंडोर्स और गेट डिस्काउंट अनएक्सेप्टेड दिस थिंग बिल ऑफ एक्सचेंज? क्यों नहीं? क्या वो इनवैलिड है? सर मेरे को लगा तो एक्सेप्ट होना चाहिए ना। नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुआ तो भी क्या, देखो ना, हमने पहले ही बात करा है बेटा इसका कि अगर आपको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ तब भी वो वैलिड है बेटा। उसमें बस यही होता है कि लायबिलिटी प्राइमरी ड्रॉवर की। अच्छा लेट सपोज करो मैंने बिल आपके ऊपर लिख दिया, आप ड्रॉई है। लेट सपोज करो पे इज दी पीयूष, आप ड्रॉई, मतलब आप अंशुमन है, आप ड्रॉई बन गए। और मैंने आपके ऊपर एक बिल लिखा आपको ड्रॉई बनाकर, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन मैंने पीयूष को दे दिया ये बिल। और तो पीयूष चला गया बैंक के पास, नॉट टू द ड्रॉई बट बैंक के पास चला गया, बैंक को बिल मिल गया। अच्छा बैंक किसकी क्रेडिट वर्दिनेस देखेगा? वो अंशुमन की क्रेडिट वर्दिनेस देखेगा, मेरी क्रेडिट वर्दिनेस देखेगा? सर आपकी। वो मेरी देखेगा। उसको देखने का जरूरत ही नहीं है ड्रॉई का। अगर उसको लगेगा कि साहिल कैन पे इट, पे द अमाउंट, तो वो कर देगा उसको डिस्काउंट। तो ओके सर। मैं दोबारा पर रिपीट कर देता हूँ। सी अनएक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ वैलिड थिंग, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इट्स अ वैलिड थिंग एंड इट कैन आल्सो बी एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड फर्दर एंड एवरीथिंग एल्स। सर अगर ड्रॉवर खुद ही पे हो तो वो बिल ड्रॉवर कैसे? खुद हाँ ही खुद पे ही, ही होगा। हाँ। अगर ड्रॉई ने हाँ तो उसको उसको एक्सेप्ट कोई, हाँ तो अब नहीं देखिए ना, होगा ना। अब इसको डिस्काउंट कौन कराएगा? मतलब इसको पहले तो डिस्काउंट करने जाएगा कौन? मैं ही जाऊंगा। हाँ हाँ तो इस केस में अगर ड्रॉवर और पे ही सेम हो गया, मतलब मैं, और अभी तक ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब लायबिलिटी तो मेरी है ना पे करने की। मतलब आपको खुद को ही पैसा देना है। हाँ, और लायबिलिटी तो अगर मैं वो डिस्काउंट हो रहा है तो लायबिलिटी तो मेरी है पे करने की। अगर बैंक को मेरे पर विश्वास होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, एज सिंपल एज दैट। ओके सर, मतलब ड्रॉई का मतलब सिग्नेचर वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है ना, बैंक वो सब नहीं देखेगा। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में, आप इस चीज को समझो, मैं ये कह रहा हूँ वो वैलिड रहता है वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं है। बाकी एक्सेप्ट कराओ तब भी वैलिड है, एक्सेप्ट नहीं हो तब भी वो वैलिड है, मतलब अनएक्सेप्टेड बिल इज आल्सो वैलिड। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके ओके, नेक्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया वैसे, लेकिन अगर आप बताएंगे दोबारा तो मुझे अच्छा लगेगा। ड्रॉई इन केस ऑफ चेक का लायबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई इन केस ऑफ अ चेक? प्राइमरी। प्राइमरी। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई इन केस ऑफ चेक? नहीं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऐसे मत बोलो प्राइमरी यार, अभी बात करा हमने। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई इन केस ऑफ अ चेक, ड्रॉई इज अ बैंक। बैंक तो तभी क्लियर करेगा ना अकाउंट, पैसा तभी देगा अगर मेरे अकाउंट में पैसा होगा। तो उसका लायबिलिटी क्या है? कंडीशनल है, सेकेंडरी है। क्या हो गया तुम लोग को? लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई, हु इज द ड्रॉई इन केस ऑफ अ चेक? मैं क्या पूछ रहा हूँ ये? बैंक। बैंक, और बैंक कब पैसा पे करेगा? जब जब आपके अकाउंट में पैसे पैसा तो उसका लायबिलिटी कंडीशनल हो गया या प्राइमरीली हो गया? कंडीशनल। कंडीशनल है बेटा, ध्यान से। ओके, मैं आगे चलूँ यार, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा मुझे, कि मैं बेसिक दोबारा बताऊं क्या आपको सारे? सर आ रहा है। तो तुम लोग गलत गलत क्यों जवाब दे रहे हो? सर इतने तेज से हम लोग ड्रॉयर के बारे में बात कर रहे थे ना, इसलिए फ्लो में निकल गया। ये क्या फ्लो है? चलो आगे देखते हैं। मेकर ऑफ नोट इन केस ऑफ, मेकर ऑफ नोट मतलब ऑफ कोर्स प्रॉमिसरी नोट की बात करें, मेकर का लायबिलिटी क्या होता है?
प्राइमरी होता है। प्राइमरी होता है। एक्सेप्टर ऑफ बिल, बिल एक्सेप्ट हो गया, उसका लायबिलिटी क्या है? एक्सेप्टर ऑफ द बिल का सर किसकी तरफ से, ड्रॉयर या ड्रॉई? किसकी तरफ से बोले तो सर इन लाइक केस एक्सेप्ट करने के बाद तो फिर ड्रॉई का प्राइमरी हो जाता है, हाँ ड्रॉयर का प्राइमरी है, तो सेकेंडरी। मतलब एक्सेप्टर ऑफ का अगर बिल एक्सेप्ट हो गया तो तभी तो एक्सेप्टर बनेगा, अगर बिल एक्सेप्ट नहीं होता एक्सेप्टर तो बनेगा ही नहीं। अ पर्सन विल बी नोन एज एक्सेप्टर व्हेन? बिफोर एक्सेप्टेंस या आफ्टर एक्सेप्टेंस? आफ्टर एक्सेप्टेंस। आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टर का लायबिलिटी क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। ओके, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को क्लियर हो रहा है नहीं, और इट्स वेरी इजी, पता नहीं तुम लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर, ये कौन बताएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी होती है, करेक्ट। मतलब कल को अगर उसने नहीं पे करा, मतलब ड्रॉई ने नहीं पे करा, अच्छा क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टी? यस यस सर। यस, तो लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर इज ऑलवेज सेकेंडरी, अगर ड्रॉई नहीं पे करेगा तो उसका। और अच्छा, उसको पहले नोटिस मिलेगा तो ही इज लायबल, या विदाउट नोटिस ही इज आल्सो लायबल? मतलब अगर ड्रॉई पे नहीं करता, डिसऑनर कर देता ड्रॉई, तो उसको नोटिस मिलेगा तब वो लायबल होगा, या विदाउट नोटिस भी वो लायबल हो जाएगा? तो विदाउट नोटिस विदाउट भी नोटिस लायबल भी है। हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एंडोर्सी गया, एंडोर्सी मतलब फॉर द लास्ट पे ही वेंट टू द ड्रॉई, पैसा पे कर, ड्रॉई ने मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब डिसऑनर कर दिया, तो एंडोर्सर्स लायबल हो जाएंगे। कब लायबल हो जाएंगे, मतलब पहले उसको नोटिस मिलना चाहिए डिसऑनर का तब वो लायबल होंगे, या विदाउट रिसीविंग द नोटिस वो लायबल हो जाएंगे? नोटिस मिलना चाहिए। हाँ, नोटिस विदाउट नोटिस। नहीं, विदाउट नोटिस वो लायबल नहीं होते बेटा, यही तो हमने पढ़ा था। एक एंडोर्समेंट थी जिसमें वो हो जाता है कि नोटिस नहीं दोगे तब भी मैं पे कर दूंगा, वो एक अलग था। सर पर जब हम लोगों को कुछ केस करना होता है तब तो लाइक नोटिस देते हैं उनको, पर विदाउट नोटिस नहीं होता है। हाँ मतलब देखो, जो आपका एंडोर्सर है, देखो एंडोर्सर को पता कब चलेगा कि वो लायबल है, जब उसको पता लग, अच्छा कब पता लगेगा एंडोर्सर की वो लायबल है? जब उसको पता लगेगा कि ड्रॉई ने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। अगर आप उसको यही नहीं बताओगे कि ड्रॉई ने बिल डिसऑनर कर दिया, तो क्या लायबल हो जाएगा? वो लायबल नहीं होगा। नहीं होगा। आपको क्लियर हुआ ना? यस। आई होप क्लियर हुआ हो। अच्छा, एचडीसी के लिए प्रायर पार्टी का क्या लायबिलिटी है, क्या सारे लायबल है या कुछ लायबल है? एचडीसी के लिए सारी प्रायर, ऑल द प्रायर लायबिलिटीज आर लायबल, ये तो हमें पता ही है ना? ओके, मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ जितने सेक्शंस हमने पढ़े। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। मुझे बताओ कोई सेक्शन यू वांट मी टू रिपीट? आपके साथ सबके पास एक बुक भी है? सर एक बार सेक्शन 27 बता दो। 27 कहता है कि एजेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, लायबिलिटी एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर बन सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, अगर उसके पास ये करने के लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है। लेट सपोज करो मैंने एक बंदे को एजेंट बना दिया। अच्छा, जब वो एजेंट बन गया तो उसका जनरल अथॉरिटी तो आ गई। जनरल अथॉरिटी मतलब जो काम मैं कर सकता हूँ वो कर सकता है वो काम, लेकिन क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकेगा, ड्रॉ कर सकेगा, एंडोर्स कर सकेगा? द आंसर इज नो। जस्ट बाय मेकिंग अ पर्सन एन एजेंट उसके पास ये राइट नहीं आता। आपको एजेंट को अलग से कि स्पेसिफिक अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके उसके पास ये राइट आएगा, नहीं तो उसका ये राइट्स नहीं आते। बट बाय जनरल अथॉरिटी agent can never get a right to draw, accept, endorse any bill of exchange. It comes only after a specific authority from the principal. आपको क्लियर हुआ? यस सर। आपको याद है, आपको मैं रिलेट करता हूँ इसको विद एन एग्जांपल, अगर आप थोड़ा सा इजी लेके चलोगे। पार्टनरशिप में अगर कुछ नहीं लिखा कि जैसे मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, पार्टनरशिप में कौन साइन करे, क्योंकि ऑल आर द एजेंट्स, राइट? तो क्या ये डिसाइड होगा कि हु विल साइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या कोई भी साइन कर सकता है? कोई मतलब भी कर कोई भी कर। मैं रिपीट करता हूँ, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, एनी ऑफ द पार्टनर कैन ड्रॉ, नेगोशिएट, एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, या कोई पहले स्पेसिफिक अथॉरिटी देनी पड़ेगी किसी एक को, या किसी दो को, या तीन को, तब जाके वो पावर आएगी?
तो वो लोग डिस्कस करके डिसाइड करते हैं ना। हाँ, डिस्कस करके डिसाइड करना पड़ेगा या फिर कोई भी साइन कर सकता है, मतलब जनरली तो एनीवन कैन डिस्कस साइन। करके डिसाइड करते हैं। हाँ, यही तो बात हुई ना कि मतलब देखो इन पार्टनरशिप ऑल्सो ऑल आर द एजेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी साइन कर सकता है, कोई भी ड्रॉ कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले डिसाइड किया जाएगा कि हु विल बी द पार्टनर हु कैन बी हैव सच राइट्स। अब उसी के पास राइट्स रहेंगे, बाकी किसी के पास राइट नहीं रहेंगे। अब क्लियर हुआ सेक्शन 27? तो पार्टनरशिप में जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं तो सारे पार्टनर्स को भी ये राइट मिल सकता है ना। हाँ करेक्ट, जैसे 3 पार्टनर तो तीनों को राइट दे दो ये। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, किसी एक को या 2 को ही देते हैं मैक्सिमम, नहीं तो इतना सारा चेक पे साइन भी कैसे कौन करेगा। हाँ ठीक है सर। मतलब जनरली 1-2 लोग को ही देते हैं, मतलब प्रैक्टिकली भी यही होता है कि अगर 5 लोग पार्टनरशिप में तो 1 या 2 को दे देते हैं कि राइट उसके पास, ये सारे राइट्स दे देते हैं, वो बेटर रहता है हमेशा। ठीक है सर। कोई और सेक्शन आप चाहते हो मैं आपके लिए रिपीट कर दूं? अच्छा, ये बुक में ये लाइन नहीं है, एक बार लाइन ड्रॉ कर लेना। है सर। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स का प्रिविलेजेस जो है उसका पॉइंट 3 हमको समझा दीजिएगा। प्रिविलेजेस एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का 3rd पॉइंट, एक मिनट रुको। कंडीशनल, अगर एक्सेप्टेंस जिसने दिया उसने कंडीशन लिख दी थी, मतलब व्हेन एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज उसने कंडीशनल बना दिया उसको, लेकिन अगर ये बिल किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया तो उसमें चाहे वो कंडीशन फुलफिल है या नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है। मतलब इज अ प्रिविलेज टू रिसीव। हाँ, एग्जांपल हुआ, जैसे मैंने आपको सामान सेल करा, तो आपकी लायबिलिटी है पे करने की, तो आपने लिख दिया एक्सेप्टेड इफ गुड रिसीव्ड, मतलब आपने ये चीज लिख दिया कि एक्सेप्टेड इफ गुड रिसीव्ड, तो आपने एक उसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस करके साइन एक्सेप्ट किया। अब यही बिल अगर किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंच गया तो चाहे वो कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, होल्डर इन ड्यू कोर्स आपसे पैसा रिकवर कर सकता है। ओके सर। अच्छा, लाइन लगा हुआ है, ओके। मैं सेक्शन 38 पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ना। ए ड्रॉज अ बिल पेबल टू हिज ऑन ऑर्डर ऑन बी हु एक्सेप्ट्स। मुझे बताओ इसमें हु इज द ड्रॉवर, हु इज द पेई एंड हु इज द ड्रॉई। ए ड्रॉज अ बिल्स पेबल टू हिज ऑन ऑर्डर ऑन बी हु एक्सेप्ट्स। ए ड्रॉयर है, बी ड्रॉई है, और हु इज द पेई? सी इज द पे। ए सर, ए ड्रॉयर और पे है B हाँ, हाँ ए, तो ए है फिर। हाँ A। ए इस केस में ड्रॉवर है, ए ही पेई है, एंड बी इज द ड्रॉई। करेक्ट। अच्छा, इसको अगर आगे एंडोर्स करना है, नेगोशिएट करना है, तो कौन कर सकता है? वो ए कर सकता ए कर सकता है। तो ए ने क्या किया, ए ने ये एंडोर्स कर दिया बिल सी को, ठीक है, ही एंडोर्सेस द बिल टू सी। सी ने कर दिया डी को, डी ने कर दिया ई को। अब वो क्लियर हुआ ना? मैं एक बार लिखूं, लेट मी इफ आई कैन राइट दिस थिंग। A is the drawer, A is the pay, and B is the drawee. करेक्ट। फिर आगे क्या हुआ? ए ने एंडोर्स किया सी को, तो ए एंडोर्स इट टू सी, C to D and D to E, C to D and D to E। करेक्ट। अच्छा, मुझे बताओ, अब देखो पूछता क्या वो, एज बिटवीन E एंड B, ओके, E और B के बीच में। अच्छा, मुझे बताओ कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर है?
इन बिटवीन ई, हाँ हाँ, बी क्रेडिटर है, ई डेटर है। बी क्रेडिटर, बी की ड्रॉई है ना, पे करना है बी को। बी इज द ड्रॉई, करेक्ट। बी कौन है? बी क्रेडिटर, क्रेडिटर हुआ सर। कोई और जवाब देगा? इन बिटवीन, E is the creditor, B is the debtor. हाँ बी डेटर है बेटा, जिसको पैसा देना था वो डेटर होता है। अच्छा, प्रिंसिपली ये लायबल है या बाकी लोग लायबल हैं? डी ए सी, क्विज पहले कौन लायबल है? पहले बी। B पहले liable है। हाँ बी लायबल है, मतलब इन बिटवीन ई एंड बी, बी लायबल, इन बिटवीन ई एंड बी, बी प्रिंसिपल डेटर है। ये नहीं देगा तो फिर वो आगे किसी से भी रिकवर कर सकता है, राइट? पढ़ूं एक बार मैं, तो बी इज द प्रिंसिपल डेटर, मतलब वो लायबल है प्रिंसिपली। एंड जो बाकी बीच वाले हो गए वो एक तरह से श्योरिटीज हो गए। श्योरिटीज मतलब अगर बी नहीं देगा तो फिर कौन पे करेगा? ए पे करेगा, सी पे करेगा, डी पे करेगा। वो क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। करेक्ट। अच्छा, एज बिटवीन ई एंड ए नाउ, मतलब अगर बी ने पैसे देने से मना कर दिया तो ई गया ए के पास पैसा मांगने, तो हु इज द डेटर, हु इज द क्रेडिटर, और कौन श्योरिटीज है? ए डेटर होगा। ए प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा, फिर बाकी सब श्योरिटी। ई क्रेडिटर बन जाएगा, और बाकी सब क्या बन जाएंगे? श्योरिटीज। इजी है, करेक्ट है ना? बिटवीन ई एंड ए इज द प्रिंसिपल डेटर, सी एंड डी श्योरिटी हो जाएंगे। अगर ई एंड सी के बारे में बात करेंगे तो सी बन जाएगा आपका प्रिंसिपल डेटर, और बीच वाला क्या बन जाएगा? श्योरिटी। मतलब सिंपल हो गया ना, आप जिससे पैसा मांगे जाओगे वो बन जाएगा डेटर, और बीच वाले लोग क्या बन जाएंगे? श्योरिटीज। श्योरिटी। अब क्लियर हुआ सेक्शन नंबर 38? यस सर। जल्दी से बताओ, कुछ डाउट है 38 में? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैंने आज से पहले ही बात कर रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज में, मतलब ई को क्या जरूरी है? अगर बी पैसे देने से मना करता है, बी, बी फॉर बॉल वाला जो भी हमने बात कर ड्रॉय का, उसने मना करा पैसे देने से, तो वो मतलब उसके लिए जरूरी है कि मतलब उसको वो किसी भी, आप किसी के पास भी आ सकता है, या पहले वो उसके पास जाएगा फिर उसके पास जाएगा, ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड थिंग है? मतलब ये श्योरिटीज है, वो किसी के पास भी जा सकता है, या कोई वो है, मतलब देयर इज अ सीक्वेंस की पहले इसी के पास जाना है, नहीं देगा तो उसी के पास जाना है, या किसी, जैसे श्योरिटीज थी, जैसे ई एंड बी के बीच में बी इज द डेटर, ई इज द क्रेडिटर, एंड ए सी डी आर द श्योरिटीज। तो अगर बी ने पैसे नहीं दिया तो श्योरिटी किसी से ही मांग सकता है वो, या प्रिस्क्राइब्ड है कि पहले इससे मांगे, उससे मांगे, इससे मांगेगा? तो पहले डी से मांगेगा ना, बी नहीं देगा। ऐसा नहीं है, मतलब श्योरिटीज है, यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवन। तो बट उसमें तो मतलब आपने बोला था ना एक सीक्वेंस होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। हाँ लेकिन मैंने ये भी क्लैरिफाई किया था, इट कैन बी एनीवे, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि किसको लायबल करना है या किसको लायबल नहीं करना। ठीक है, करेक्ट। मतलब देखो यहाँ पे सेक्शन 39 यही कहता है, होल्डर में एक्सप्रेसली रिजर्व इज राइट कि किसको चार्ज करना है, किसको चार्ज नहीं करना, वो रख सकता है। मतलब ही हैज अ राइट टू रिजर्व कि मैं इससे पैसा रिकवर कर लूंगा, मुझे मतलब नहीं बाकी कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं, मतलब मैं एक से रिकवर कर लूंगा, उसके बाद वो आगे करे ना करे मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए था, मुझे पैसा मिल गया। अच्छा, लेकिन आगे पढ़ते हैं। अगर लेट सपोज करो कि इसी केस में ई एंड बी के बीच में बात कर रहा हूं मैं, ई क्रेडिटर है, बी डेटर है, प्रिंसिपल डेटर था, इसने पैसे देने से मना कर दिया, तो ए सी डी आर द श्योरिटीज। तो अगर ई ने ए से पैसा रिकवर कर लिया, या डी से रिकवर कर लिया, ए रिकवर द मनी फ्रॉम डी, तो बाकी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी या लायबल रहेंगी? लायबल रहेंगे सर। लायबल रहेंगे। लायबल रहेंगी, करेक्ट, क्योंकि डी अब किससे रिकवर करेगा? फिर डी कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ए बी सी, किसी से भी कर सकता है वो, करेक्ट। तो अगर जो होल्डर था उसने अगर किसी से पैसा रिकवर कर लिया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डिस्चार्ज हो, वो डिपेंड करता है, करेक्ट। अब वो क्लियर हो 39 भी? आपको 39 क्लियर हुआ? कि ये 38 39 क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको 40 समझ में नहीं आएगा। यस सर, यस सर। एग्जांपल फिर से रिपीट कीजिए ना। हाँ मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लेट मी रिपीट इट अगेन। ए इज द ड्रॉवर, करेक्ट।
A is the payee, correct, and B is the drawee. A ने बिल दिया C को, C ने बिल दिया D को, बिल है ना, मैं जैसे लग रहा है बोल रहा हूँ दिल दिया है ना, नहीं, इट्स नॉट, इट्स बिल नॉट दिल। D ने बिल दिया E को। अब E गया पैसा रिकवर करने B से। तो पहले तो मुझे बताओ, हु इज द डेटर, हु इज द क्रेडिटर एंड हु आर द श्योरिटीज? सर बी हुआ डेटर, ई क्रेडिटर। सर लेकिन ए हुआ डेटर, ई हुआ क्रेडिटर, और ए सी डी क्या हो गए? श्योरिटी। श्योरिटी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब बी से पैसा मांगा ई ने, बी ने पैसे देने से मना कर दिया। ई पैसा लेने गया डी से, डी ने पे कर दिया, मतलब किसी वन ऑफ द श्योरिटी पेड द अमाउंट। तो क्या बाकी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएंगी? हाँ सर। है? नहीं सर, नहीं। नहीं बेटा, आपने क्यों बोला बाकी डिस्चार्ज हो जाएंगे सारे? देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, हमेशा ना आप एक बात याद रखो बेटा, जो प्रिंसिपली लायबल है ना लास्ट में, जो और बिल में हमेशा आप याद रखना, प्रिंसिपल तब तक बिल डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक पैसा किसने नहीं पे कर दिया। जल्दी से बताओ मुझे। सर ए ने। ड्रॉई ने सर, बी। ड्रॉई ने। नसरीन आप कंफ्यूज हो रहे हो। ड्रॉई जिस दिन पे कर देगा ना, उस दिन सबकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब उस दिन ये बिल डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब बिल तब तक डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक द अमाउंट हैज नॉट बीन पेड बाय द ड्रॉई। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ओ सर, मतलब अभी तो डी को ना, मतलब डी को बी से फिर से पैसा पाना है ना। हाँ, अगर मतलब जब डी ने वैसे देखो ना, डी ने पैसा देना नहीं था। हाँ, हाँ, अगर सर। अगर बी फॉर बॉल वाला बी अगर ई को पैसे दे देता हाँ, तो सब डिस्चार्ज हो जाते। लेकिन अगर बी ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा देना किसको है? बी को देना है, बी फॉर बॉल वाले को। लेकिन पैसा दे दिया डी ने, डी फॉर डॉल वाले ने पैसा दे दिया, तो इसको तो देना नहीं था ना। तो अगर इसको नहीं देना था तो क्या ये बाकियों से रिकवर कर सकता है? द आंसर इज यस। करेक्ट। अच्छा, अगर डी ने रिकवर कर लिया बी से, डी फॉर डॉल वाले ने बी फॉर बॉल वाले से पैसा रिकवर कर लिया, तो फिर क्या ए और सी डिस्चार्ज हो जाएंगे? यस सर, सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। हाँ, अब सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर डी ने अच्छा, डी और बी की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा क्रेडिटर, बी हो जाएगा डेटर, और ए और सी क्या हो जाएंगे? श्योरिटी। और फिर अगर डी ने पैसा रिकवर कर लिया सी से, डी फॉर डॉल रिकवर द मनी फ्रॉम सी फॉर कैट, करेक्ट। तो अब ये बिल डिस्चार्ज हो जाएगा या अभी भी लायबिलिटी रहती है किसी की? अभी भी लायबिलिटी रहती है सर। अभी भी रहती है, एक ए की और बी की। फिर सी किससे रिकवर कर लेगा? ए से रिकवर कर लेगा, करेक्ट। अगर ए ने आप पे कर दिया तो देखो अब सीओडी तो खत्म हो चुके हैं, अब ए ने अगर पे कर दिया तो ए किससे रिकवर करने जाएगा? बी से। बी से। बी ने अगर नहीं पे किया तो फिर ए का फाइनल नुकसान हो जाएगा। फिर आपको समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। पक्का। मैं एग्जांपल को ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ, पता लगेगा तुम लोग को समझ में आया नहीं आया, है ना। ए है ड्रॉवर, बी है पई, सी है ड्रॉई। नहीं, मैंने गड़बड़ लिख दिया ना। हाँ, ए हो गया ड्रॉवर, ए हो गया पई, बी फॉर बॉल वाला हो गया ड्रॉई, ठीक है। फिर ए ने बिल दिया सी को, ऐसा लगता है ए ने दिल दिया सी को, सी ने दिल दिया डी को, डी ने दिल दिया ई को, ओके। इन बिटवीन ई एंड बी मुझे बताओ कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर एंड कौन श्योरिटी है? बी इज द डेटर। ओके, सब लोग आंसर कर रहे हैं। बी इज दी, बी फॉर बॉल वाला इज द डेटर, ई इज द क्रेडिटर एंड ए सी डी आर द श्योरिटीज, करेक्ट। अच्छा, अभी क्या हुआ? बी ने पैसे देने से मना कर दिया तो ई सी से पैसा रिकवर करके ले आया,
ई रिकवर्ड द अमाउंट फ्रॉम सी, है ना, मतलब डी के पास नहीं गया क्योंकि ई कैन गो टू एनीवन, तीनों श्योरिटीज है, किसी एक के पास जाता था, तो ही वेंट टू सी एंड रिकवर्ड द अमाउंट फ्रॉम सी, करेक्ट। अब मुझे बताओ इज डी फॉर डॉल वाला डिस्चार्ज हो गया, वो अभी भी लायबल है? लायबल है। डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, raise your hand if you say D is still liable. सर क्वेश्चन और एक बार बोलिए, वो लास्ट वाला पार्ट। हम एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार म्यूट कीजिए सारे अपने आप को। लेट मी रिपीट अ क्वेश्चन अगेन, फिर आप अपना हाथ उठाना और आंसर करना। मनीषा कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, ओके, हाँ, सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम एग्जांपल है, सॉरी। ई पैसा रिकवर करने गया बी से क्योंकि वो डेटर था, बाकी एसीडी श्योरिटीज थे। बी फॉर बॉल वाले ने पैसे देने से मना कर दिया, तो ई फॉर एलिफेंट वाला बंदा सी फॉर कैट वाले से जाके पैसा रिकवर करके आ गया, बिकॉज ऑल द थ्री, ए फॉर एप्पल वाला, सी फॉर कैट वाला, डी फॉर डॉल वाला, तीनों के तीनों क्या थे? श्योरिटीज थे। तो ई रिकवर करके आ गया पैसा सी से, कैट वाले से रिकवर करके आ गया। तो क्वेश्चन ये है, क्या डी फॉर डॉल वाला लायबल है या वो डिस्चार्ज हो गया? आप हाथ उठाइएगा अगर आप कहते हो कि वो लायबल है अभी भी। यू रेज योर हैंड इफ यू से डी फॉर डॉल वाला अभी भी लायबल है। ओके, बहुत हाथ उठ रहे हैं, गुड। मैक्स ऐसा लग रहा है सबने हाथ उठा दिया। एक मिनट रुको, हाँ ऑलमोस्ट पूरा, कोई बचे इसने हाथ नहीं उठाया? हाँ, बहुत सारे लोग बचे हैं अभी भी, मतलब नीचे वाले लोग कुछ हैं अभी, बट आई थिंक अभी भी ना कुछ दिक्कत है कंसेप्ट में, बहुत बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत है, क्योंकि डी फॉर डॉल वाला डिस्चार्ज है, वो लायबल थोड़ी ना रहेगा। जब सी फॉर कैट ने पे कर दिया तो सी तो डी से थोड़ी रिकवर कर सकता है। ये जिन लोगों ने हाथ उठाया था, आप बताओ क्यों आप ऐसे बोल रहे हो डी फॉर डॉल वाला इज लायबल? हाथ उठाने वाले लोग कोई बताओ। मनीषा बताएंगे, मनीषा। मनीषा, और वो किसी भी श्योरिटी से रिकवर कर सकता है ना, तो इसलिए ई तो किसी भी शॉर्ट से रिकवर कर सकता है, तो ई जाके सी फॉर कैट वाले से पैसा रिकवर कराया, करेक्ट। अब डी क्यों लायबल है और किसको लायबल है, पहले तो ये बताओ। उल्टा डी सी और ए से रिकवर कर सकता था, जब ई ने सी से रिकवर कर लिया तो डी तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर सी कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ए या बी। कहीं कंफ्यूजन है? कहाँ कंफ्यूजन है, मेरे को बताओ ना, कहीं क्यों ऐसा तुम्हें लगा कि डी फॉर डॉल विल बी स्टिल लायबल? क्योंकि डी विल गेट डिस्चार्ज, डी फॉर डिस्चार्ज। बताओ, इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर ई फॉर एलिफेंट वाले ने सी से पैसा रिकवर कर ले तो डी तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा ना, डी क्यों लायबल रहेगा? अच्छा, इस पूरी ट्रांजेक्शन को मैं आपको वैसे समझाता हूँ, है ना, शायद उससे आपको और क्लियर होगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग टाइम लगा देते हैं, है ना। ए ड्रॉवर हुआ, ए पई हुआ, बी ड्रॉई हुआ। पहले तो मुझे ये बात बताओ, इसमें से किसने किसको सामान बेचा होगा? इस ट्रांजैक्शन में किसने किसको सामान बेचा होगा? ए सोल्ड टू बी। हाँ, ए ने सोल्ड किया होगा बी को, तभी तो बी ने पैसे देना है। यस सर। फिर ए ने ये बिल दिया टू सी, करेक्ट। इसमें किसने किसको सामान बेचा है? ए टू सी में, ए टू सी। नहीं, बेचा किसने किसको है इसमें? टू सी ने सेल किया होगा ए को, या करेक्ट। सी ने सेल किया होगा किसको? डी को। और नहीं 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 सॉरी,
डी ने सेल किया होगा सी को, और फिर डी और ई में ई ने सेल किया होगा किसको, डी को। तो ऐसा होगा ना, ई ने पैसे लेना डी से, डी ने पैसे लेना सी से, सी ने पैसे लेना ए से। आप समझे मैं क्या सीक्वेंस ले रहा हूं? ऐसे ही होगा ना। या मैं ऐसे बोलूं कि सी ने पैसे लेना डी से, अगर मैं आपको वैसे जनरल बात करूं तो सी ने पैसे लेना डी से या डी ने पैसे लेना सी से? डी ने सी से। हाँ, डी ने पैसे लेना सी से, करेक्ट। अगर सी ने पे कर दिया तो डी तो डिस्चार्ज हो जाएगा ना, सी डी से कैसे रिकवर करेगा? तो फिर सी तो रिकवर करेगा ए से या फिर बी से, क्योंकि सी के पास तो अपने ए और बी से राइट है ना मांगने का। करेक्ट सर। कहीं कंफ्यूजन है क्या? अभी बताओ ना। नहीं सर, वो लास्ट एग्जांपल के साथ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि एक श्योरिटी को अगर हम लोग वो क्या बोलते हैं उससे रिकवर कर लेते तो बाकी सब डिस्चार्ज नहीं हो जाता ना, वो जस्ट हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था वो। हाँ नहीं, बाकी सब डिस्चार्ज नहीं होते, लेकिन अगर आपने किसी मिडिल में चले गए या चलो अच्छा एक और वैसे नेक्स्ट सेक्शन इसी पे बेस्ड है, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आता है अब। अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैं आप लोग एग्जाम्पल पढ़ो। ए इज द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ए इज द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ए कौन है? क्योंकि ये बिल एंडोर्स भी हो, बहुत सारे मतलब बहुत बार एंडोर्स होके आगे आया है बिल, तो ए होल्डर है, तो ए कौन होगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा क्या, या फिर ये आप बोल सकते हो लास्ट एंडोर्स ही होगा? हाँ सर, करेक्ट। तो ए इज द होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल टू द ऑर्डर ऑफ बी, जिसमें ये सारे एंडोर्समेंट थे। एंडोर्समेंट क्या था? फर्स्ट एंडोर्समेंट में नाम लिखा था बी का, सेकेंड एंडोर्समेंट हुआ था पीटर विलियम्स को, थर्ड एंडोर्समेंट हुआ था राइट एंड कंपनी को, फोर्थ हुआ था एंडोर्समेंट जॉन रोजारियो को। अच्छा मुझे बताओ, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंडोर्समेंट में किसको किससे पैसे रिकवर करना होगा? फर्स्ट एंडोर्समेंट में बी का नाम था, सेकेंड एंडोर्समेंट में पीटर विलियम्स का नाम था, पीटर को तो बी से लेना था पैसा। तो पीटर विलियम ने किससे पैसे रिकवर करना है? बी से। बी से, आप समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर राइट एंड कंपनी ने किससे पैसा रिकवर करना है? पीटर विलियम से। बी से भी या बी से नहीं? सर बी से कर सकता है अगर वो हाँ, बी नहीं से भी किया कर सकता है ना, मतलब राइट एंड कंपनी कैन रिकवर द मनी फ्रॉम पीटर विलियम्स एज वेल फ्रॉम बी। आपको क्लियर हो रहा है ना? फिर आया जॉन रेजेरियो। अब जॉन रेजेरियो किस से पैसा रिकवर कर सकता है? राइट एंड कंपनी पीटर विलियम्स एंड बी। राइट एंड कंपनी से भी कर सकता है, पीटर विलियम्स से भी कर सकता है, और किससे कर सकता है? बी से भी कर सकता है। ये क्लियर हुआ ना? मतलब अगर ए जो लास्ट होल्डर था, इफ ही रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जॉन रेजारियो, तो जॉन रेजारियो के पास क्या राइट है? ही कैन रिकवर द मनी फ्रॉम राइट एंड कंपनी, पीटर विलियम्स एंड बी आल्सो, करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर ए ने पैसा रिकवर कर लिया, क्योंकि देखो अब हुआ क्या, ए पुट्स इन सूट अगेंस्ट जॉन रेजारियो एंड स्ट्राइक आउट, बिना जॉन रेजारियो से पूछे, बिना जॉन रेजारियो से पूछे उसने क्या करा? this bill A puts in suit against John Rosario and strike outs without John Rosario consent the endorsement by Peter Williams and Wright and Company। मतलब जो ये A है ना, A क्या कर रहा है? राइट एंड कंपनी का नाम खत्म कर रहा है, हटा रहा है, और पीटर विलियम्स का नाम हटा रहा है, मतलब उसको काट रहा है, मतलब स्ट्राइक ऑफ कर रहा है, खत्म कर रहा है उसको। तो अगर A इन दोनों को खत्म कर रहा है कि भैया मैं तो राइट एंड कंपनी और पीटर विलियम को काट देता हूं, ये लोग तो लायबल ही नहीं है, तो क्या ए जॉन रेजर से पैसे रिकवर कर सकता है? नो सर। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर ए इज स्ट्राइकिंग ऑफ, उसको खत्म ही कर रहा है पीटर विलियम्स और राइट एंड कंपनी को, तो इसका मतलब विदाउट आस्किंग द जॉन रेजारियो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जॉन रेजारियो का जो राइट है वो इम्पेयर कर रहा है, इम्पेयर मतलब खत्म कर रहा है। और अगर आप किसी के राइट को इम्पेयर करोगे तो भी वो लायबल ही नहीं होगा। आपको समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया? इफ अ होल्डर इज स्ट्राइकिंग ऑफ एनी ऑफ द एंडोर्सर, और इस स्ट्राइक ऑफ से किसी एंडोर्सर का जो राइट है वही खत्म हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है, तो क्या वो जो एंडोर्सर है जिसका राइट खत्म हो रहा है लायबल रहेगा? वो लायबल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा?
सर हाँ। राइट खत्म हो रहा है मतलब उन दोनों को पैसा दे दिया मतलब। नहीं, ए कह रहा है मैं इन दोनों को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आई एम डिस्चार्जिंग राइट एंड कंपनी एंड पीटर विलियम्स, इसको खत्म ही कर रहा हूँ मैं, स्ट्राइक ऑफ, उनका नाम ही काट रहा हूँ मैं, मतलब ये हाँ लोग तो लायबल एक नहीं को, रहेंगे। तो अभी सर एक को जॉन रोजारियो को पैसा देना होगा ना, उन दोनों को अगर डिस्चार्ज कर दिया तो। हाँ, तो जॉन रोजारियो लायबल है या लायबल नहीं है? नहीं है नहीं, सर, नहीं है। जॉन इसमें रोजारियो एंडोर्स किया ना बिल, उसको तो पैसा मिलना है। नहीं बेटा, द लास्ट एंडोर्स इज ए, देखो ना ऊपर पढ़ो बेटा, आप कंफ्यूज हो गए, ए इज द होल्डर, तो फिफ्थ, वैसे एग्जांपल में लिखा नहीं, तो हु इज द फिफ्थ एंडोर्समेंट? ए ए इज द लास्ट एंडोर्सी ना बेटा, तो ए हैज टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जॉन रोजारियो, करेक्ट? तो एंड इसमें हाँ हाँ ड्रॉअर ड्रॉई कौन था? हाँ, ड्रॉअर ड्रॉई कौन था? ड्रॉवर ड्रॉई कौन? ड्रॉअर, हाँ देखो इसमें ड्रॉ ड्रॉई कोई भी हो सकता है, देखो मैं एग्जांपल, मैं जितना एग्जांपल लिखा हो उतना बोलता हूँ। ए होल्डर है, करेक्ट, लास्ट हाँ एंडोर्सी है। बी जो था वो फर्स्ट एंडोर्सर था, कि फर्स्ट जो एंडोर्समेंट हुआ था वो बी के नाम पर हुआ था, बी बी एंडोर्सी बना, मतलब फर्स्ट एंडोर्सी बी बना, फिर बी ने दिया आगे पीटर विलियम्स को, तो इसमें ड्रॉई का नाम ही नहीं है, मतलब एक एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, ड्रॉई कोई भी हो सकता है ना, मतलब एग्जांपल ने ड्रॉई का नाम नहीं दिया, क्योंकि मेन कंसेप्ट जो एग्जांपल का था वो ये बताना था आपको, मतलब ड्रॉई कैन बी, लेट सपोज करो नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, ड्रॉई इज लियार्डो डी कैप्रियो, वो होगा। तो फिर और जो वो बना होगा, क्योंकि फर्स्ट एंडोर्समेंट बी के नाम, बी ने आगे दिया पीटर विलियम्स को, आप समझ गए ना, मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ऑफ कोर्स सर एग्जांपल में ना एक दो पार्टी का नाम लिखा नहीं, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपको समझना है ए होल्डर है, होल्डर है तो मतलब वो लास्ट एंडोर्सी वो है, क्योंकि जो बिल होगा दैट वुड बी विद द लास्ट एंडोर्सी, तो ए तो लास्ट एंडोर्सी है। फर्स्ट हाँ सर इतना एंडोर्समेंट, समझिए। आप समझ गए ना, फर्स्ट एंडोर्समेंट में नाम आया बी का, तो मतलब बी इज द फर्स्ट एंडोर्सी, करेक्ट। फिर बी ने दिया पीटर विलियम्स को, पीटर विलियम्स ने दिया राइट एंड कंपनी को, राइट एंड कंपनी ने दिया जॉन रोजारियो को, जॉन रोजारियो ने दिया ए को। अब ए क्या कर रहा है, बिना जॉन रोजारियो से पूछे हुए राइट एंड कंपनी और पीटर विलियम को हटा रहा है, भैया आप तो दोनों तो लायबल ही नहीं हो, खत्म, आपका लाइबिलिटी खत्म। अगर ए ऐसा कर रहा है तो किसके राइट को खत्म कर रहा है? खुद के राइट को। खुद के राइट को, और मतलब सर खुद के सॉरी, मतलब नहीं, खुद के राइट जॉन को तो खत्म कर, रोजारियो के। जॉन रोजारियो के राइट को भी खत्म कर रहा है ना वो। और अगर आप जॉन रोजारियो के राइट को खत्म करोगे तो जॉन रोजारियो बोलेगा एक को कि मैं तो देखो पैसा नहीं दे रहा आपको, आपने उन दोनों को क्यों छोड़ा? देखो कंसेप्ट को समझो, जॉन रोजारियो ये कहेगा आपको पैसा रिकवर करना है मेरे से करो, लेकिन उन दोनों का नाम मत काटो आप। जॉन रोजारियो विल से टू ए, इफ यू वांट टू रिकवर द मनी रिकवर फ्रॉम मी, मैं मना नहीं करता पे करने के, लेकिन आप उन दोनों का नाम क्यों काट रहे हो? क्योंकि उन दोनों से, क्योंकि अगर मैंने पे कर दिया तो आई विल हैव अ राइट टू रिकवर फ्रॉम देम, और आप उनको हटा रहे हो यार, ये क्या बात हुई? अगर आप मेरे लिए मेरा एक राइट खत्म कर रहे हो तो मतलब मैं तो आपको लायबल नहीं हूं, मैं तो नहीं देता आपको पैसा फिर। तो यस फिर सर। ए इस केस में कैन रिकवर द अमाउंट, इधर सिर्फ एक ही बचा उसके लिए रिकवर करने के लिए, कौन बच गया? बी। बी से रिकवर कर सकता है, क्योंकि राइटिंग कंपनी को तो खुद ही खत्म कर रहा है, पीटर विलियम्स को खुद खत्म कर रहा है, उन दोनों खत्म कर दिया बिना पूछे जॉन रोजारियो से, तो जॉन रोजारियो भी खत्म हो गया, तो लायबिलिटी लास्ट किसकी रहेगी? सिर्फ बी की, और कोई लायबल ही नहीं है इसमें। या फिर ड्रॉई, बी और द ड्रॉई। आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, मतलब अगर ए ने पीटर और राइट का राइट दोनों को डिस्चार्ज कर दिया तो हाँ, जॉन का भी खत्म हो बिना जाएगा, पूछे, क्योंकि जॉन हाँ हाँ, पैसा पैसा देना था। अगर अभी जॉन उसको दे देता है तो जॉन को कोई नहीं देगा पैसा, इसीलिए जॉन का भी नहीं डिस्चार्ज जॉन, हो गया। वैसे तो देखा जाए तो जॉन भी रिकवर कर सकता है बी से, लेकिन जॉन का राइट खत्म करे ना, क्योंकि अगर जॉन पैसे देता तो जॉन तीनों से रिकवर कर सकता था, राइट से भी, पीटर से भी, बी से भी। ओके सर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ सर।
ओके, आई होप आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सब बेसिक है, अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो हम ऐसे ही बस पढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि ये सब चीजें तो मैंने आपको पहले से ही बताई थोड़ी बहुत। ओके, आई होप अभी क्लियर हो रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट अस नॉट अच्छा, एक्सेप्टर, अच्छा, एंडोर्समेंट फॉर्ज थी, एंडोर्समेंट फॉर्ज थी, करेक्ट, एंड ये बात एक्सेप्टर को नहीं पता था, मतलब ही डजंट नो कि ये फॉर्ज है या नहीं, तो वो लायबल है, वो लायबल नहीं है? नहीं है। हाँ, नहीं है वो होल्डर नहीं इन ड्यू कोर्स हो गया तब तो वो। हाँ, वो लायबल रहेगा, मतलब अगर, क्योंकि उसने तो साइन किए थे, और किसी एंडोर्समेंट का कोई बिल फॉर्ज है, उससे मैटर नहीं करता, उसको नहीं पता तो वो पे कर देगा, और वो तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दिया तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर उसे पता होता कि एंडोर्समेंट फॉर्ज है और फिर वो पे कर देता, तो ड्रॉई लायबल रहता है, ड्रॉई लायबल नहीं रहता। लायबल होगा। लायबल रहता है सर तब कोई। आपको समझ में आया ना, कब एक्सेप्टर का लायबिलिटी खत्म होगा, कब एक्सेप्टर का लायबिलिटी रह जाएगा? अगर एंडोर्समेंट फॉर्ज थी और उसको ये बात पता थी, ही हैज अ रीजन टू बिलीव कि वो फॉर्ज है, और तब भी उसने पे कर दिया, तब भी क्या वो लायबल रहेगा टू द ट्रू ऑनर? यस सर। यस। अगर एक्सेप्टर ने पे कर दिया और उसको ये नहीं पता था उसको, ही डजंट हैव एनी रीजन टू बिलीव कि दिस, इसमें जो एंडोर्समेंट है फॉर्ज है, और उसने पेमेंट कर दी, तो क्या ट्रू ऑनर को भी लायबल है एक्सेप्टर, या लायबल नहीं है अब एक्सेप्टर? इट्स नॉट लायबल। अब लायबल नहीं है। अब वो क्लियर हुआ 41 सेक्शन? यस सर। कुछ भी डाउट है तो बताओ, आई वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स, क्योंकि देखो आगे जितना भी थोड़ा बहुत और भी बचा है ना, वो मैक्सिमम हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब इट्स नाउ इजी फॉर अस टू जस्ट फटाफट हम लोग पढ़ते चले। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है, अगर ड्रॉई फिक्टिशियस है तो वो वैलिड है बिल ऑफ एक्सचेंज, या वैलिड नहीं है? इफ द ड्रॉई इज फिक्टिशियस तो वैलिड है या वैलिड नहीं है? वो नहीं है। वो वैलिड नहीं है, करेक्ट। पे फिक्टिशियस है और ड्रॉवर ने इसको आगे एंडोर्स कर दिया, तो वैलिड है, वैलिड नहीं है? नहीं है। वैलिड है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के हिसाब से वैलिड है वो। हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स के हिसाब से वैलिड है। ये पढ़ चुके हैं सेक्शन हम लोग ऊपर, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं दोबारा सेक्शंस नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ चुके हैं। देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये प्रिविलेजेस में भी था, ये रहा सेक्शन 42। मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, अभी खुद ही पढ़ना तुम लोग, मैं क्यों पढ़ाऊं तुम लोग को दोबारा दोबारा, मैं नहीं पढ़ा रहा, ना 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 ना। नेक्स्ट सेक्शन 43। क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन ही बन सकता है? कैन यू मेक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन? यस यस सर। लेकिन वो रिकवरी रहेगी या उसमें रिकवरी नहीं रहेगी? मतलब लीगली यू कैन रिकवर द अमाउंट ऑन इट, या नहीं रिकवर कर सकते आप लीगली? रिकवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो पहुंच गया किसके पास, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास। तो क्या वो रिकवर कर सकता है फिर किसी से भी? हाँ सर। यस सर। अच्छा, जो ड्रॉई है वो बोल रहा है मैंने तो विदाउट एनी कंसिडरेशन साइन कर दिया था, मैं तो लायबल नहीं हूँ, नहीं मैं तो नहीं पे करूंगा, तो भी क्या उसको पे करना पड़ेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को, या नहीं पे करना पड़ेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को? पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, करेक्ट। ये भी हम पढ़ चुके हैं शायद। यस यस चलो। 44 और 45 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बोथ आर सेम। मैं एक एग्जांपल में दोनों खत्म कर देता हूं, बहुत ध्यान सुनना मेरे बात को। पार्शियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन है, मतलब पार्शियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन तुम समझते हो? पार्शियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन मतलब 500 का कंसिडरेशन था, बिल बना दिया मैंने 800 का, और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सुनना मेरे एग्जांपल को, सुनना बहुत ध्यान से। कंसिडरेशन था 500 का, मैंने बिल बना दिया 800 का, और ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, 800 में एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें एक तरह से 500 हो गया फॉर कंसिडरेशन, 300 हो गया विदाउट एनी कंसिडरेशन।
मैं ड्रॉई से कितना रिकवर कर सकता हूँ, 500 या 800? 500 मैं 800 मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कंसिडरेशन था 500 का, मतलब मैंने सामान बेचा 500 का। मैंने ड्रॉई को बोला 800 वाले पे साइन कर दे, 300 एकोमोडेशन में साइन कर दे मेरे। तो ड्रॉई ने साइन कर दिया एकोमोडेशन पे, 800 के हिसाब से साइन कर दिया। मैं कितना रुपए रिकवर कर सकता हूँ उससे, 500 या 800? 800 जितने लोग बोलते हैं 800 वो हाथ उठाएंगे। पीपल हु से द आंसर इज 800 रेज योर हैंड। ओके, सिर्फ एक ही है, दिशा। दिशा हाथ नीचे करना। रेज योर हैंड इफ योर आंसर इज 500। रेज योर हैंड इफ योर आंसर इज 500। अगर आप हाथ नहीं उठाओगे तो फिर आई विल आस्क यू कि कितना पैसा, क्योंकि फिर कुछ नया ही होगा उसमें। कि या तो आंसर 500 या 800 है ना। मैं जानना चाहूंगा कि कौन बोलता है 700 रिकवर कर लेगा, ठीक ठाक सा कर लो, डिसाइड कर 600 रुपए कर लेगा। मैं ऐसा सुनना चाहूंगा। There are people who have still not raised the hand. Garima, what is your answer? Garima, you're not raising the hand. What is the answer? 500 या 800? Harsha, you're not raising the hand. What is your answer? 500 or 800? Harsha. Okay. Ruchika, you're not raising your hand. What is your answer? 500 or 800? So 500 है, रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए नहीं करा। अच्छा, okay. Surbhi, what is your answer? 500 or 800? Surbhi. गरिमा, सुरभि, नेहा, 3 लोग रह गए अब बस। गरिमा, सुरभि, नेहा, व्हाट इज योर आंसर? ये 3 लोग सो गए क्या? यू पीपल आर स्लीपिंग? सुरभि, नेहा एंड गरिमा। गरिमा सेड 500। ओके, सो गए है ना। रुचिका, नेहा, नेहा, रुचिका, ओ सॉरी, रुचिका ने जवाब दे दिया, सॉरी। गरिमा, गरिमा ने आंसर दे दिया, नेहा ने भी आंसर दे दिया, रुचिका ने भी आंसर दे दिया। ओके, ऑल आर सेइंग 500। आप हाथ नीचे कर लो। तो वैसे द आंसर इज 500। दिशा, कहाँ कंफ्यूजन हो बेटा, जल्दी से बताओ। दिशा, वेयर आर यू? सर वो 800 का है तो वो तो फिर विद कंसिडरेशन ही माना जाएगा ना। लेकिन वो है तो 500 का, नहीं तो मुझे पता ही है। मैंने 500 का सामान बेचा, मुझे पता है। आई हैव सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज। बोल रहा हूँ मैंने सामान बेचा फॉर रुपीज, नहीं नहीं सॉरी, हाँ मैंने आई हैव सोल्ड द गुड्स। मुझे पता है 500 का सामान है, तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स तो वैसे ही 500 का ही होगा ना। मैं आई कैन नॉट बी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर 800, कि मुझे तो पता है ना कि मैंने 500 का सामान बेचा है। एकोमोडेशन में उसने 800 पे साइन कर दिया, तो मैं तो कुछ नहीं लिखा तो ऑफ कोर्स माना जाएगा कि ये विद कंसिडरेशन है पूरा। लेकिन कोर्ट में प्रूव कर सकता है कि नहीं नहीं 800 का नहीं था, बात तो 500 का हुआ था, 300 तो इसने हमें से साइन कराया था, तो आई कैन नॉट रिकवर दैट 300 फ्रॉम हिम, क्योंकि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स इज फॉर 500 नॉट फॉर 800। अब क्लियर हुआ दिशा? यस सर। ओके, अच्छा इसी एग्जांपल को आगे सुनना। अब मैंने किसी से सामान खरीदा 800 का, आई परचेज गुड्स फ्रॉम समवन फॉर रुपीज 800, और मैंने ये बिल दे दिया उसको 800 वाला। अब वो बंदा कितना रिकवर कर सकता है फ्रॉम द ड्रॉई? 800 सर। 800 सर। ओके, 800 के अलावा किसी के पास कुछ आंसर है? द राइट आंसर इज 800। आपको समझ में आया ना? ये हम पढ़ चुके हैं ना, राइट? हाँ सर, ये पढ़ चुके हैं। ओके ओके ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, क्या होल्डर से अगर गुम हो गया बिल तो क्या डुप्लीकेट जाके मांग सकता है फ्रॉम द ड्रॉई? मतलब सर, हाँ डुप्लीकेट ले सकता है वो, लेकिन वो इंडेमनिटी बॉन्ड दे देगा ड्रॉई को। इंडेमनिटी बॉन्ड समझते हैं? मतलब ड्रॉई बोलेगा कि लॉस हुआ तो ये पे ऑफ करेगा। हाँ, मतलब ड्रॉई बोलेगा कि यार अब तू डुप्लीकेट तो ले रहा है, बट कल को अगर कोई ओरिजिनल वाला भी मेरे पास आ गया और मेरे से साइन करा गया, मतलब मेरे से पैसा ले गया, तो मैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना मेरे साथ।
तो इंडेमनिटी बॉन्ड ले लेगा उससे होल्डर से और फिर वो डुप्लीकेट इशू कर सकता है। करेक्ट। डिलीवरी ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमें पता है, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, तो पता है आपको, ये तो आपने फाउंडेशन पढ़ा है। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। व्हाट डू यू मीन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? कौन बताएगा? रेज योर हैंड एंड आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? हाँ जी नसरीन। टाइटल ट्रांसफर होता है। जिसमें टाइटल ट्रांसफर होता है? नहीं रुचिका, नसरीन बताएंगी। सर फोन करके बोल दिया तो सर हाँ, कौन सा acknowledge, by हाँ, acknowledgement, correct. ओके, कब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाता है? कब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी से नेगोशिएट हो जाएगा? चेक। नहीं, ऐसे मत बोलो महिमा। बियरर होगा तो। हाँ, अगर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी से हो जाएगा। चेक अगर किसी का नाम लिखा उसमें फिर थोड़ी ना हो जाएगा महिमा। सर चेक पे नाम लिख के उसको देंगे तब तो वो डिलीवरी मानते हैं ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि कब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो सकता है। मतलब उसमें एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं, सीधा वो ऐसे डिलीवरी से नेगोशिएट हो जाएगा, जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाँ सर, बियरर। कौन से में? हाँ, बीच डिफरेंस क्या है? किसका किसका? डिलीवरी और नेगोशिएट दोनों सेम है। ट्रांसफर करना, डिलीवर करना और नेगोशिएट करना एक ही बात है। अब वो नेगोशिएट या तो होगा डिलीवरी से सिर्फ, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो पहले आपको उसको एंडोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको डिलीवर करोगे, तब जाके वो नेगोशिएशन माना जाएगा। ओके सर। अब वो क्लियर हो गया? 48 भी क्लियर हो गया। 49 ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे। कितना कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने यार। कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट। अच्छा, क्या आप ब्लैंक को फुल में कन्वर्ट कर सकते हो? कैन यू कन्वर्ट ब्लैंक एंडोर्समेंट टू अ फुल एंडोर्समेंट? यस सर। ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? ब्लैंक को फुल में कैसे कर सकते हो आप? होल्डर को क्या खाली करना से पड़ेगा? वहाँ पे नाम लिखना पड़ता है। हाँ, होल्डर वहां पे नाम लिख देगा और वो ब्लैंक वाला फुल में बन जाएगा। और अगर आप फुल को ब्लैंक करना चाहते हो, क्या वही पॉसिबल है? नहीं सर, उसके लिए तो न्यू बनाना पड़ेगा। क्या न्यू बनाना पड़ेगा? सर मतलब ऑलरेडी अगर वो नाम एंडोर्स लिखा कर हुआ है देगा ना। तो हाँ, तो फिर सब उसका नाम नहीं लिखेगा फिर वो वापस एंडोर्स करते टाइम। हाँ, तो वो डैश लिख देगा ना। नया क्यों बनाएगा? वो जैसे फुल एंडोर्समेंट थी तो जिसके पास था वो आगे एंडोर्स करेगा और लिख देगा एंडोर्स टू डैश, वो ब्लैंक हो जाएगी। ओ महिमा, हाँ सर। अब वो क्लियर हो गया ना? हाँ सर। तो फुल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक और ब्लैंक कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल। फुल। ओके सर। ओके, इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट पढ़ाया तभी वहां पे समझा दिया था आपको सारा। ओके, मैं यहीं तक करता हूँ आज, 50 तक करते हैं। आई थिंक 2 और क्लास लगेगा ज्यादा से ज्यादा। इट वुड बी, आई थिंक ओवर हो जाना चाहिए मैक्सिमम 2 या 3 क्लास में और। थैंक यू सर। ओके, हाँ मैं क्लास को बंद करता हूँ अभी। कुछ डाउट होगा तो मैं डाउट ले लूँ।